वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज। इसको हम पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने इससे पहले आप जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के बारे में आप जान चुके हैं और उन एकक कोष्ठिकाओं से बनने वाले जो आपकी क्लोज पैकिंग संरचनाएं थी उनके बारे में भी आप जान चुके हैं। तो संकुलन क्षमता होगी क्या, एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। तो आपको पता है कि एकक कोष्ठिका में का जो कुल आयतन है उसमें कुछ भाग खाली भी रहता है, क्योंकि जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, विशेषकर जिनको हम परमाणु यहाँ पे कहेंगे, तो जो परमाणु है, परमाणुओं के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा उसका तथा एकक कोष्ठिका का जो आयतन है उसके अनुपात को हम संकुलन क्षमता कहेंगे। तो कैसे इसको दिखा सकते हैं? एकक कोष्ठिका में उपस्थित जो अवयवी कण थे, यहां मैं उनको परमाणु नाम दे रहा हूं, में उपस्थित परमाणुओं द्वारा अध्यासित भी कह सकते हैं या घेरा गया आयतन। अब ये कितना आयतन उसमें घेरेंगे और बट्टा ये जो अनुपात है वो किसके बराबर? एकक कोष्ठिका का आयतन। तो इसके द्वारा हम संकुलन क्षमता को दिखा सकते हैं। यदि इसको प्रतिशत में आपने दिखाना है तो हम इसको काहे से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो बहुत क्लियर सी बात हो गई। अब हम इसके बाद फिर अलग अलग बातें अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं के लिए करेंगे और इसी से हमें अनुमान भी आ जाएगा कि किसकी संकुलन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अब ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका है और फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका है। तो आपको पता है कि ये जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है इसके 8 कोनों में अवयवी कण होते हैं और उसका योगदान कितने के बराबर होता था? 1 के बराबर। तो ये 1 हमने देखा कि इसके 1 परमाणु के बराबर इसका योगदान है। अंतः केंद्रीय में 2 परमाणुओं के बराबर होता है 8 कोनों में प्लस केंद्र में, फलक में 6 फलकों में प्लस 8 कोनों में, तो 4 का योगदान है। तो आप देख लेंगे, इसी से समझ जाएंगे कि किसकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा होती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु होते होंगे या अवयवी कण। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका जो होती है इसकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जबकि सरल घनीय जो आपकी एकक कोष्ठिका है उसकी संकुलन क्षमता सबसे कम होती है। तो इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो डिजिट्स हमें प्राप्त होती हैं, तो संकुलन क्षमता जो है वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की होती है 52.4% और अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका की होती है 68% और जो पैकिंग इफिशियंसी है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका की वो होती है 74%। ठीक, तो ये कैसे निर्धारित की जाती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जो परमाणु की त्रिज्या है और जो एकक कोष्ठिका के जो किनारे हैं उनके बीच में हम इसमें संबंध स्थापित करते हैं। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे देख लेंगे। ये एक आपकी एकक कोष्ठिका है, मैं तीनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहाँ पे हम केवल सिंपली बात कर ले रहे हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका की। तो आपको पता था कि इन एकक कोष्ठिकाओं के सभी कोनों में क्या होते थे? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते थे। तो ये पूरा स्पेस है इसको हम काय का नाम दे सकते हैं। ये जो चीज आपकी यहाँ पे बनी इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये कोना है और इसको ए के द्वारा हम दिखा रहे हैं। और इसमें वास्तव में कितने होंगे? 2 गोले होंगे आपके, एक इस कोने में, इस एक कोने में। तो ये पूरी यहां से यहां तक क्या होगी? एक गोले की त्रिज्या आर होगी और दूसरे गोले की त्रिज्या ये क्या होगी? आर होगी। तो ठीक हो गया। तो ए इजिकल टू कितना हुआ? 2r हुआ, या आर इजिकल टू क्या हो गया? a/2 हो गया। तो इसी तरीके से दूसरे की ए और आर के बीच में जो रिलेशनशिप सेटअप करना होता है दूसरों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप उसको भी इसी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें परमाणु त्रिज्या और ए के बीच में जो संबंध है वो क्या है? r इजिकल टू a/2। ये किसके लिए था? सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। इसी तरीके से जब बॉडी स्टैंडर्ड की बात या अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका की बात हम करते हैं तो इसमें आर और ए के बीच में जो
हमें संबंध प्राप्त होता है वो होता है r इज इक्वल टू √3a/4। √3 ऊपर है और 4 नीचे है। और वैसे ही फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका के लिए जो r और a के बीच में जो संबंध है वो होता है a/2√2। ठीक। कभी कभी ये संकुलन क्षमता जो होती है ये परसेंटेज में न देके सिंपली वैसे देते हैं तो संकुलन प्रभाज में तो उसमें 0.524, 0.68 और 0.74 भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये जो आपकी एकक कोष्टिकाओं में संकुलन क्षमता जो है ये आप इसको यहाँ पे समझे। तो परीक्षाओं की दृष्टि से भी कभी कभी एक आध बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो संकुलन क्षमता आप समझ गए कि एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण या परमाणु द्वारा जितना घेरा गया जो आयतन होता है उसी को उसकी हम संकुलन क्षमता कहते हैं। अब आइए अब हम देखेंगे एकक कोष्टिका में विमा संबंधित गणनाओं की बात हम करेंगे। तो एकक कोष्टिका में विमा संबंधित गणना है, अर्थात अगर हमें ए पता हो, आर पता हो, उसका आणविक द्रव्यमान पता हो तो हम कैसे अन्य चीजें ज्ञात कर पाएंगे इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मेनली घनत्व और अणुभार में संबंध हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं तो इसको अच्छे से हम देख लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या सेटअप आपका प्राप्त होता है। तो एक सिंपल सी बात है। तो घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, जो आपका एकक कोष्ठिका का घनत्व, अभी मैंने मौखिक बोल दिया, तो घनत्व को हम m के द्वारा दिखा सकते हैं। तो ये घनत्व किसके बराबर होगा? आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब द्रव्यमान क्या होगा कि जो द्रव्यमान होगा जितनी आपकी उसमें से क्या है, तो एकक कोष्ठिका द्रव्यमान क्या हुआ? एकक कोष्ठिका के कुल अवयवी कण, जिनको हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? परमाणु। एकक कोष्ठिका में परमाणु मैंने लिख दिया, मैं कुल जितने परमाणु हैं वो, और इसका भार कैसे निकलेगा? गुणा परमाणु भार। तो इससे आप इसको या परमाणु भार न कहके कहेंगे एक परमाणु का भार, इसको कह लें। एक परमाणु का भार आप कहेंगे बट्टा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको आयतन। ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। तो घनत्व किसके बराबर हो गया? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या को हम दिखाते हैं Z के द्वारा। तो ये Z हो गया। ठीक। अब यहाँ पे एक परमाणु का आयतन, आपने एक परमाणु का भार निकालना है। ठीक है ना। तो जो परमाणु भार वो होता है वो किसके लिए होता है? मोल के लिए होता है। तो तब हम एक परमाणु का जो भार निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? m, ये हो गया उस एकक कोष्ठिका के परमाणु का भार जिसमें वो परमाणु उपस्थित हैं, m/Na। Na क्या हो गया यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। तो एक परमाणु के भार को हमने कैसे निकाला? m/Na के द्वारा निकाला। और इनटू आयतन करना है तो नीचे है 1/A³। तो A क्या है यहाँ पे? आपकी इसकी एकक कोष्ठिका की कोर थी। तो जो फाइनल रिलेशनशिप हमें प्राप्त हुआ, जो महत्वपूर्ण सूत्र इससे प्राप्त हुआ, वो है D = ZmNA × A³। ठीक। तो ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का न्यूमेरिकल इसके द्वारा पूछा जाता है। दोबारा से आप देख लें, यहाँ पे D क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व है। Z क्या है? ये आपका एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। इसका निर्धारण जिसमें करेंगे, आगे न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे। अगर BCC होगा तो Z बराबर 2 होगा, FCC होगा या CCP होगा तो Z बराबर कितना होगा? 4 होगा। M जो भी परमाणु होगा उसका परमाणु भार है। Na एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 है। और A क्या होगा? जो एकक कोष्ठिका आपकी है उसकी ये विमा होगी। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा इनको हम क्लियर करते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने आपके दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और जो पीछे विगत वर्षों में आए हुए पेपर न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको आप अवश्य इसमें से बना लेंगे। तो ये 2 नंबर का लगभग प्रत्येक वर्ष आता है।
आइए तो पहले क्वेश्चन की बात इसमें से करते हैं। तो ये आपका 1.18 एनसीईआरटी का जो आपका पाठ्यनिहित क्वेश्चन है, तो उसमें 1.18वां प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान जो दिया है, इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि दूसरे प्रश्नों में या अन्य प्रश्नों में भी आप ध्यान देंगे कि 2.7 गुणा 10⁻²2 किलोग्राम प्रति मोल या केजी मोल इनवर्स है, और इसमें 405 पीएम पिकोमीटर भुजा वाली घनी एकक कोष्टिका के द्वारा ये बनी है। और इसका जो घनत्व है एकक कोष्टिका का वो कितना है, इसकी भी एक डिजिट दी गई है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर ऋण 3। तो घनी एकक कोष्टिका की प्रकृति आपने ज्ञात करनी है। तो ये किस प्रकार का की एकक कोष्टिका होगी ये आपने ज्ञात करना है, क्योंकि ये बहुत से न्यूमेरिकल आपने बनाने हैं। तो उसी में कुछ चीजों का इसमें ध्यान देंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको घनत्व दिया जाता है। तो घनत्व की यूनिट आप देख लेते हैं कि ये किलोग्राम मीटर में दिया गया है, मीटर की घात ऋण 3 में। तो उसी प्रकार जो भुजा होगी, अगर ये जो पिकोमीटर में है तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 गुणा 10⁻12 मीटर। तो ये पिकोमीटर को आप यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कई प्रश्नों में ये घनत्व जो होता है वो किस में दिया जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो ये ध्यान देने की बात है कि आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ये जो पिकोमीटर है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो तब आपका वो अगर 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं हम इस प्रश्न में। इसमें क्या पूछा गया है, एक एकक कोष्टिका की प्रकृति पूछी गई है। तो ये बहुत क्लियर सा है कि यहाँ पे आपको ये एकक कोष्टिका की प्रकृति कैसी हो सकती है, 3 प्रकार की। अगर आद्य एकक कोष्टिका होगी तो इसमें z बराबर 1 आएगा, और अगर आपकी BCC होगी, बॉडी सेंटर्ड होगी, तो B बराबर कितना आएगा, 2, और अगर FCC या CCP होगी तो कितना आएगा, 4। तो ये इस क्वेश्चन को देख के आप पहले ही देख लेंगे कि जो आपका आंसर आना है वो 1, 2 या 4 में से कुछ भी आ सकता है। तो इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उनको पहले मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान m इज इक्वल टू आपने लिख लिया 2.7 इंटू 10⁻⁻², और ये है किलोग्राम मोल इनवर्स। और वैसे ही ये है क्या, भुजा। तो इसको कोर कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, भुजा कह सकते हैं। तो ये 405 पिकोमीटर थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। 405 गुणा 10⁻⁻12 मीटर हमने इसको लिख लिया। और इसकी डेंसिटी भी दी गई है, घनत्व दिया गया है, वो कितना है, 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर की घात ऋण 3। तो ये इसने दिया है। अब आपने प्रकृति निकालनी है। तो प्रकृति कैसे पता चलेगी, जब इसमें कणों की संख्या हो पता चलेगी आपको। तो z आप निकालेंगे। तो यहां पे आपका फॉर्मूला हो गया, अभी आपने निकाला था, d इज इक्वल टू क्या, Zm Na एवोगैड्रो नंबर इंटू a³। ठीक है ना। तो अब आपको z निकालना है। तो z बराबर बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू Na इंटू a³ अपॉन m। अब इसमें वैल्यूज हम इसकी पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू पता है आपको, 2.7 इंटू 10⁻³ Na एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, और इसी के साथ आपका दिया गया है a। तो a है आपका 405 इंटू 10⁻⁻12 की पावर 3 अपॉन, इसी में हमें जो नीचे m दिया गया है वो है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है ना। अब इसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, तो कैलकुलेशन के लिए एक बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो हम पहले से क्लियर हो लेंगे कि किस किस तरीके का हमें किस प्रकार की गणनाओं की आवश्यकता यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि घनी एकक कोष्टिका की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है कि ये होल नंबर में हमारी चीजें आएंगी, और क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है तो सार्थक अंकों के आधार पर भी आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने ये 2.7 से 2.7 को कट कर लिया, 10 की घात ऋण 2 है, ये कहाँ गया, ऊपर गया, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 की घात 5 हो गया, इसको ऐड करा 10 की घात 23 से, तो ये 10 की घात 28 हो गया। तो यहाँ पे आपने करा 6.02 इंटू 10⁻28 ये हो गया। 405 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, या मेरी ये सलाह है कि इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4.1 इसको मान लें और ये 10⁻10 भी मान सकते हैं, वैसा करके भी आप देखेंगे। यहाँ पे जब हम 405 को 3 टाइम गुणा करते हैं तो जो डिजिट प्राप्त होती है वो है 66430,125 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 36 माइनस 36, ठीक है ना। अब हम जब इन बिंदुओं को यहां पे लाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो डेसिमल्स को हमने इस ओर खिसकाया, तो हमारे पास जो डिजिट प्राप्त होगी 6643125, हाँ, तो ये हमें जो गणना के द्वारा इसमें प्राप्त होगा वो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा, 6.02 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻, -8, ये इधर से हमने इसको कर लिया, और ये पूरा कैलकुलेट करके हमारा आ जाता है लगभग 3.97। तो इसी को हम मान सकते हैं लगभग का, ऐसा निशान आपने बनाया तो 4 आंसर आ गया, 4 लगभग। तो ये जेड जो आपका है वो 4 के आसपास आ गया। तो 4 कब होता है, अगर ये 4 है इसका मतलब इसमें कितने अवयवी कण हैं, 4 हैं। तो इसको जो ये कोष्टिका की प्रकृति होगी, तो एकक कोष्टिका आपकी कौन सी होगी, एकक कोष्टिका आपकी फलक केंद्रीय होगी, तो ये FCC, ठीक है ना। तो FCC इसकी प्रकृति होगी। FCC और CCP जो हमने क्लोज पैकिंग करी थी, घनीय निविड संरचना की बात करी थी, दोनों में ही Z4 होता था वो नंबर, तो ये एकक कोष्टिका FCC या CCP प्रकृति की होगी, समझ गए ना। तो इसकी प्रकृति ये होगी, ऐसा हम इसमें से ध्यान देंगे। तो ये मेरा कहने का ये आशय है कि आप घनीय एकक कोष्टिका की बात जब करते हैं तो अगर इसकी प्रकृति Z निकालना है तो ये टोटल नंबर में आएगा, और ये भी जितना भी होगा तो उसके अनुसार आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए एक दूसरे न्यूमेरिकल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। तो इन प्रश्नों में आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। या तो ये पूछता है Z कितना है, ठीक, अर्थात परमाणुओं की संख्या, उससे प्रकृति उसकी पता चलेगी, या ये घनत्व की गणना की बात करेगा, या फिर परमाणु भार निकालने के लिए कहेगा। तो ये बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है। सिल्वर क्या बनाता है, कह रहा है, ये क्वेश्चन इसने दिया है, सिल्वर FCC लेटिस में क्रिस्टलीकृत होता है। तो ये क्या बनाया, इसने FCC बनाया। और यदि सेल के किनारों की लंबाई, तो सेल के किनारों की लंबाई इसने दी है 4.07 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई इसने सेंटीमीटर में दी है, अधिकांश क्वेश्चनों में पिकोमीटर में देता है। और घनत्व भी इसने दे रखा है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात ऋण 3। तो सिल्वर का आपने क्या निकालना है, परमाणु भार ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे, जो जो चीजें दी गई हैं उसी को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई। तो ए आपको दिया गया है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। मैंने बताया कि ये पिकोमीटर में भी अधिकांशतः दिया जाता है, तो उसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे। और इसका घनत्व दे रखा है, घनत्व क्या है, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात ऋण 3। कैसा क्रिस्टली तंत्र है, FCC। तो FCC के लिए, तो FCC के लिए इसमें कणों की संख्या कितनी होगी, इससे पहले न्यूमेरिकल में भी आपको पता चल गया था। तो Z = कितना होता है, 4, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, या FCC CCP होगा तो Z = 4 होगा, BCC होगा तो Z = 2 होगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा इसने क्या दे दिया, हमने निकालना क्या है, M निकालना है। एवोगैड्रो नंबर आपको पहले से पता है, ठीक हो गया। तो फॉर्मूला जैसे हमने ड्राइव किया था पहले, उसी के अनुसार हम कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, D = ZM NA एवोगैड्रो नंबर इंटू A³ था।
तो आपने इसमें निकालना है m, तो m को आप इसमें से ले लेंगे। तो m कैसे कैलकुलेट करेंगे, d इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू a क्यूब अपॉन क्या z। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। तो d की वैल्यू है 10.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए दिया गया है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 और ये हो गया क्यूब 3 टाइम। ठीक, अपॉन z है तो ये आपका यहाँ पे 4 है। ठीक है ना। तो इसमें से देख लेंगे आपने इसमें कैलकुलेशन को सरल से सरल बनाना है। अधिकांशतः इसमें पीकोमीटर में ही आपको घनत्व दिया जाता है या सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो उसमें भी यही डिजिट आती हैं। तो ये 10 की घात कितना हो गया, ऋण 24। तो ये ऋण 24 है और ये 10 की घात 23 है, तो 10 की घात ऋण 1 के आसपास आपके पास चीजें आएंगी। पहले हम 4 से क्या कर लेते हैं, 6.02 को कट कर लेते हैं। तो 4 से हम 6.02 को कैलकुलेट करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1.505 आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट स्वयं भी करिएगा। तो ये हो गया आपके पास 10.5 इंटू 1.505, इसको मैं पीछे ले लूंगा, और 4.07 को आप 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे। 4.07 के क्यूब को आपने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁻⁻1 हो गया। ये 24 हो गया था और इधर आया तो इस तरीके से हो गया। इसमें आप अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बहुत ज्यादा आंसर वेरी नहीं करता है, इसको आप 4.1 करके भी देखिएगा तो आपका आंसर लगभग उतना ही आएगा जितना हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके कैलकुलेशन के द्वारा जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं ये है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये हमारे पास 15.75 के आसपास आ जाता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 4.07 को हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास 67.4 आ गया और इंटू यहाँ पे 10⁻⁻1। तो अब आप मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं 15.75 इंटू 6.74 को आप गुणा करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा 106.5 m आपने निकालना है। तो ये क्या हो गया, ग्राम पर मोल। ठीक है ना। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में कुछ बहुत आपका अंतर हो सकता है तो आंसर में आप क्या लिख लेंगे, लगभग लिख लेंगे। ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 106.1 आ रहा है आपका, 107 आ रहा है या 105.89 आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि आप ये 4.07 इस प्रकार की डिजिट है तो 4.1 करके इसको कर लें, और वैसे भी आपको उस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग उसी प्रकार का आंसर इसमें से प्राप्त होगा। थैंक यू।